आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इंतखाबात का वक्त है, ऐसे में एक बार फिर सियासत जो है वो मज़हब के आसपास, धर्म के आसपास, मंदिर मस्जिद के आसपास ही घूमने लगी है। और एक बार फिर बयान आया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी का भी काम हो गया है। योगी आगे बोले कि अब मथुरा का इंतज़ार है, या फिर कहा उन्होंने कि मथुरा इंतज़ार कर रही है। बहरहाल इस मसले पर जो है वो बात करेंगे कि इंतखाबात के वक्त जब लोग जो है वो मन बना रहे हैं कि किस पार्टी की तरफ उन्हें जाना है, ऐसे में बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, ये मुल्क कैसे आगे बढ़े, उसकी होनी चाहिए। मगर बात फिर वही मस्जिद की हो रही है, बात फिर वही मंदिर की हो रही है, हिंदू मुस्लिम की हो रही है। आखिरकार इंतखाबात के वक्त ये मुद्दे फिर क्यों उजागर होने लगते हैं, इस मसले पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से राज शर्मा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी से राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट खालिद रजा खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और राज शर्मा जी, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जो है वो इस मुल्क का आबादी के लिहाज से भी, और लोकसभा और जो है असेंबली के हिसाब से भी बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ से कोई बयान दिया जाता है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं, और मसला जो है वो फिर वही आ गया है मंदिर का। फिर वही एक तबके को कहीं ना कहीं मतलब टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर क्या पहला रिएक्शन है आपका? देखिए खुर्शीद भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम बेटी जलाओ पार्टी इन्हें रखना चाहिए था, और बहुत ही झूठी पार्टी रखना चाहिए था। और ये पार्टी ये घर के उस लड़के से, उस नक्कारे लड़के की तरह जो पिताजी के ऑफिस आने के समय कमरे में किताब लेके बैठ जाता और फेल होता जाता है। पिताजी को लगता है बहुत पढ़ा है, ये हर वक्त किताब देखते थे। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी है। मैं कह रहा हूं एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे नेता को, और एक प्रोडक्टिव जो देश का क्या सिटीजन को विकास की जब बात करनी चाहिए तो उसे बताना चाहिए मैंने ये किया, मैंने फलां किया। आप खुर्शीद हैं, मैं राज शर्मा हूं। आप नमाज पढ़िए, मैं व्रत रखूंगा। और वैसे भी अभी इस बार आप देखिएगा कि आपके रमजान चलेंगे, मेरे लोगों के रमजान चल रहे हैं, मेरे व्रत चलना शुरू हो जाएंगे 9 तारीख। इसमें क्या दिक्कत है? राम मंदिर बन गया, मैं बहुत खुश हूं, मैं राम राम कहता हूं। मैं अभी भी आया हूं, मैं अभी भी कृष्ण लीला खेल के आया हूं। तो क्या ये हमें बताएंगे? और मैं इनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वरना मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो वो धार्मिक रुतबा लाके कभी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। देश को विश्व गुरु बनाना है तो एक विश्वविद्यालय देना चाहिए था 10 साल में, जिसका डंका पूरे विश्व में बसता। उत्तर प्रदेश की जब बात आपने करी तो 75 जिलों में आपको विश्व गुरु बनाना है। मैं वही बात कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज जी ने सदन में कही थी। तो हर बेसिक शिक्षा विद्यालय में टीचर पूरे होने चाहिए थे, बच्चों को बैठने की सुविधा होनी चाहिए थी। 75 जिलों में जो लोहिया जिला अस्पताल है, मैं दावे के संग में फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता तो फिर मैं उनसे और सवाल पूछता कि एक लोहिया अस्पताल, सिर्फ एक लोहिया अस्पताल बताएं जहां पे डॉक्टर की संख्या पूरी है। मैं ऐसे डिपार्टमेंट गिना दूंगा। योगी जी अगर मेरे से बात करना चाहे, मैं तो बहुत अंधना सा हूं, अगर मैं उन्हें यह 4 से 10 डिपार्टमेंट केंद्र के गिना दूंगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। मंदिर, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाऊंगा। आप खुर्शीद हैं, आप नमाज पढ़ने मस्जिद पे जाइए, मुझे क्या दिक्कत है? मंदिर बन गया। और मैं एक और बात खुर्शीद भाई पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शर्म के मारे नहीं आ रहे, उनसे आप पूछिए हिंदुस्तान के किस मुसलमान ने राम मंदिर बनने का विरोध किया? खाओ को। अभी मैं कल यहां पे किसी चैनल की वो फिजिकल वो कर रहे थे हमारे शहर में, कितनी खराब है। उन्होंने 4-5 लड़के मुसलमानों के बुला लिए और योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। मैंने उन्हें कहा आप योगी को मानो, अखिलेश जी को मानो, राहुल जी को मानो, ये मेरी बंदिश नहीं है। सही। मगर चंद पैसे के लिए आप टीवी में ऐसे मत बोलो, क्योंकि टीवी को देखते आज भी मीडिया का इकबाल जिंदा है। वो बात अलग है कि कुछ टीवी चैनलों ने इकबाल को गिरा दिया जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि योगी जी अच्छे इंसान है, उनको अच्छा समझा जा रहा है,
लेकिन एक बात बता दूं, उन्हें मोदी जी का टेंशन है, अमित शाह जी का टेंशन है, गवर्नर का टेंशन है, तो वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। ठीक मैं है विनम्रता के रविंद्र लिए सिंह, ठीक है, मैं आऊँगा वापस, ठीक है, क्योंकि तफसील से बात होनी है, काफ़ी वक्त है हमारे पास। रविंद्र सिंह जी, जाहिर तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई बयान देते हैं, बीजेपी के कोई भी लीडर हों, और वो लीडर जो सदन के जो है मतलब नेता हैं, ठीक है साहब, असेंबली के नेता हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं और उनको संजीदगी से लेते भी हैं, उनका भी जाहिर तौर पर उनकी फॉलोइंग भी बड़ी है, वो कोई भी बयान देंगे और बयान भी ऐसा देंगे जो मजहब के, धर्म के या फिर मंदिर मस्जिद के आसपास घूमता हो, तो परेशानी इंडिया ब्लॉक को होगी, कांग्रेस को होगी, और कांग्रेस से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी को ज़रूर उससे मतलब प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिलाकर के चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर क्या पहला रिएक्शन है आपका? खुर्शीद साहब, जी मतलब समझना पड़ेगा इनके बैकग्राउंड। जी भारतीय जनता पार्टी का जन्म भारतीय जनसंघ से हुआ। जी भारतीय जनसंघ का जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म उन्माद से हुआ। 1924 में एक मस्जिद के आगे इन लोगों ने उन्माद फैलाया, वहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया। उससे पहले कांग्रेस ही चढ़ गया। उन्माद इनका टाइम मुद्दा है, उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्माद के बल पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्माद का एक समय सीमा होती है और पूरी होने वाली है। अब आते हैं योगी जी पे। योगी जी क्यों बोल रहे हैं? योगी जी के पास दो समस्याएं हैं। एक तो उन्होंने 6 साल में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से लगभग खत्म कर, और अगर जन कल्याणकारी मुद्दों पे देखते हैं, कर्ज में नंबर 1 का प्रदेश बन गया। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, गरीबी में अंतिम पायदान पे है। नीति आयोग के हिसाब से स्वास्थ्य सूचकांक और शिक्षा सूचकांक में अंतिम पायदान पर है। तो अगर एज ए होल डेवलपमेंट देखते हैं तो योगी जी कुछ भी नहीं कर पाए। एनसीआरबी की रिपोर्ट मान लें, नंबर 1 का अपराधी प्रदेश है। और दूसरा समस्या है कि उनको अपनी मुख्यमंत्री पद भी बचाना है। मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए फिर वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ के उसी मुद्दे पे चले जाते हैं जहां से उसका जन्म है या उसके डीएनए में है। ऐसा करके भारतीय जनमानस को बहुत दिन मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनमानस को अगर वैदिक धर्म से देखेंगे तो यहाँ 2 शासक हुआ करते थे। एक राजगुरु होता था, एक राजा होता था। तो राजा कोई भी काम कर रहे, क्योंकि राजगुरु उसके धर्म के कारण नियंत्रण रखता था, लेकिन धर्म अलग था और राज्य अलग था। यही चीज हमारे संविधान में बताया है, धर्म अलग राज्य अलग। भारत के चरित्र को नहीं समझा उन्होंने। यहाँ पर इस्लाम के दूसरे पैगंबर हजरत शीश की मजार है, वो भी अयोध्या जी में मजार है। ये चरित्र है तो भारत का। बिल्कुल सही। पहली मस्जिद जो बनी वो चीन में बनी, उस समय त्रावणकोर बोलते थे, ये नहीं समझ पाए। अगर आप देखते हैं तो प्रभु ईसा मसीह का पैर की छाप कश्मीर में है, ये चरित्र ये नहीं समझ पाते हैं। भारत, दुनिया में जितनी भी धर्म और जातियां हैं सब भारत में पाई जाती है। तो ये उन्माद फैला के थोड़ी देर के लिए, तो उन्माद थोड़ी देर के लिए पसंद आता है। ये उन्माद का जीवन बहुत कम है, 24 में अंत होने जा रहा है। हाँ ठीक है, जाहिर तौर पर चूंकि बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब जो है वो बीजेपी को देना है, वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, ये वादा किया है। कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ पाए। खालिद रजा खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप बताइए किस तरीके से देखिए, इंतखाबात का वक्त है और ऐसा लग रहा था चूंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे मरकजी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत, और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे आने के बाद ना कोई दंगा हुआ, ना कोई फसाद हुआ, हमने सिर्फ जो है वो तरक्की के काम किए, और तरक्की भी 360 डिग्री पर किया, हर तबके के लोगों के लिए काम किया। तो भाई जब इतना सारा काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, रेल चली है, नई बसें आई होंगी, या जितने भी काम हुए हैं, कोई एक आध तो काम है नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं जो वो गिनाते हैं, फिर ये उन कामों को छोड़ करके फिर मंदिर, फिर वही मंदिर, फिर वही मंदिर, फिर वही मुसलमान। और अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने निज़ाम ख़त्म कर दिया, और निज़ाम का जो उन्होंने मतलब उसको बताया डेफिनेशन, वो बता रहे थे कि भाई किस तरीके से वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ख़त्म कर दिया, मतलब जो है सियासत से बाहर कर दिया, कैसे जो है छुटकारा दे दिया इमरान मसूद से। अलग अलग नेताओं के, अतीक अहमद का और मुख्तार अंसारी का नाम गिनवा रहे थे वो। चीफ मिनिस्टर वो मंदिर कह रहे हैं, और जो है होम मिनिस्टर हैं इस देश के वो लगातार मुसलमान को टारगेट करके बात कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त इन बातों का क्या लगता है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये नहायत ही काबिल अफसोस बात है कि किसी सूबे का वज़ीर आला और किसी मुल्क का होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला इस तरह की बात कर रहा हो, ऐसे मुद्दों पर बात कर रहा हो और ऐसी भड़काने वाली बात कर रहा हो
जिस तरह का होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान है, मैं एक सहाफ़ी के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बोलना चाहूँगा कि अगर वो होम मिनिस्टर नहीं होते तो वो कटघरे में होते खड़े और वो उन पर किसी न किसी तरह का केस बनता और वो सलाखों के पीछे जा सकते थे, क्योंकि ये इस तरह का बयान है कि उन्होंने निज़ाम को, जो आपने भी बताया, निज़ाम वर्ड को जिस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, जिस तरह का कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश की है, वो नहायत ही ख़तरनाक है एक सेकुलर मुल्क के लिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको सेकुलर बताता है, उसमें इस तरह की बात करना समाज को सीधा बांटने वाली बात है। अब रहा योगी आदित्यनाथ का मामला कि वो फिर राम मंदिर के बाद अब वो मथुरा की बात उनको याद आ रही है। इलेक्शन के वक्त देखिए, ये पूरी अगर हम एनालॉजी पूरी हिस्ट्री देखें अगर, तो जब जब इलेक्शन होता है जिन जिन रियासतों में या मरकज़ में, तो बीजेपी धार्मिक मामलों को, धार्मिक मुद्दों को लाती है। इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा यही एक हथियार है या जरिया बन गया है, एक हथियार या जरिया बन गया है। और बाकी जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट की बात अगर है, अगर कुछ इन्होंने किया है रोजगार के मामले में, तो उस पर बात करो ना भाई, बात करनी चाहिए। और किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क में बात डेवलपमेंट की ही होनी चाहिए, बात हर शोबे में डेवलपमेंट की होनी चाहिए, चाहे वो रोजगार का। लेकिन अगर हकीकत यह है, जो मैं अभी आपको आंकड़ा दे रहा हूं, कि अगर डेवलपमेंट की बात, अगर वाकई ईमानदारी से अगर डेवलपमेंट की बात को रखते, तो जीडीपी में यकीनन हिंदुस्तान जो है, जीडीपी में जो ग्रोथ हुआ है 2014 के बाद से लेकर 2023 में 5 पायदान ऊपर ज़रूर चढ़ा है। लेकिन अगर हम जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जाता है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें हिंदुस्तान इस बुरी तरह से फेल हुआ है कि ये आंकड़ा हम नहीं पेश कर रहे हैं, ये आंकड़ा तमाम सरकारी जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने ही पेश किया है कि 2014 में एफडीआई यानी जीडीपी का 1.75 एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में। अब 2024 तक आते आते जनवरी तक का ये आंकड़ा है कि वो जीडीपी का, अभी के जीडीपी का 0.5% हो गया है। अब बताइए कि एफडीआई का ढिंढोरा पीटा जाता है, तो आखिर मुल्क में कहाँ कमी? इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। इसको पसे पुष्ट रखने के लिए, इसको पर्दे में ढकने के लिए इस तरह के इश्यूज को सामने लाया जाता है कि जिससे लोगों के अंदर एक तरह का फर्वर क्रिएट किया जा सके, लोगों के अंदर एक मजहबी जुनून पैदा करके वोट हासिल करने की। ये गलत है इस तरह का, चाहे कोई भी पार्टी करे, चाहे वो अपोजिशन के लोग अगर इस पर अटैक करके या काउंटर अटैक करते हैं, या वो भी किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मजहब को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह काबिल अफसोस बात है कि बात जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही। लेकिन कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू भी हो, ये जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं या फिर मतलब सेकुलर पार्टियां कहती हैं खुद को, वो तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती कि वो मतलब हिंदुत्व पर बात करे, सनातन पर बात करे, मंदिर पर बात करे। वो तो जो है वो बैकफुट पर रहती हैं हमेशा इन मुद्दों पर। और मैं इसका जवाब जो है रजत शर्मा जी से लूँगा, पहले आपका रिएक्शन चाहूँगा इस पर। जी देखिए, अब बीजेपी ने एक बहुत ही सटल तरीके से, जिसको कहने के बहुत ही एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर वे में एक ऐसा कैंपेन चलाया, किसी इमेज बनाने की कोशिश की कि हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी ही है, आरएसएस है, उसके अलावा जो भी हैं इस देश में वो हिंदू मजहब के खिलाफ हैं। तो ये एक जो नैरेटिव चलाया लगातार बीजेपी ने, बहुत सारे जो ट्रोल आर्मीज हैं उनके ज़रिए, बहुत सारे जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं उनके ज़रिए, तो ये आम समाज में ये एक इमेज, एक शबीह बन गई है। इस वजह से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो जहां धर्म का मामला आता है, जहां हिंदुत्व का मामला आता है, वो डिफेंसिव हो जाती हैं। वो अग्रेसिव होकर नहीं कह पाती हैं कि वो भी उतने ही हिंदू हैं। लोग कहते हैं, जैसे अभी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो हिंदू हैं और वो इस बात पर फख्र है उन्हें कि वो हिंदू हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की जहां तक बात आती है, वो हमेशा डिफेंसिव हो जाती है, बैकफुट पर चली जाती हैं धर्म की आइडेंटिटी को लेकर। पर एक चीज़ तो आप भी मानेंगे ना, क्या नाम है, अगर वो कोशिश करते भी हैं, अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, जो है गुजरात इंतखाबात के वक्त, जब असेंबली इंतखाबात हो रहे थे और अशोक गहलोत वहाँ के इंचार्ज थे, ठीक है साहब, अगर वो उनको मंदिर लेकर के जा रहे थे, तो जितने भी सेकुलर लोग हैं, चाहे वो मतलब जो है वो किसी भी पार्टी के हों, वो आवाज़ उठाने लगते हैं कि भाई जो है ये क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं। अरे भाई, जैसे अभी राज शर्मा कह रहे थे कि आप मुसलमान हैं, आप फ़ख्र के साथ कहिए मुसलमान हैं, आप रोज़ा रखिए, नमाज अदा कीजिए। मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी पूजा करूँ, अपना जो है वो
जो भी धार्मिक कार्यक्रम है या जो भी उनकी रीति रिवाज है उसको वो फॉलो करें। तो इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कहाँ से आ गया? अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के कुछ लीडर मंदिर जाने की कोशिश भी करते हैं, या प्रियंका गांधी या कोई दूसरे, तो बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे मतलब सहाफ़ी, बहुत सारे दूसरे लीडर जो है वो सवाल उठाने लगते हैं। फिर तो वो करे क्या करें फिर? मतलब ऐसे में कांग्रेस नहीं, देखिए मामला यहां पर यह है कि अगर राहुल गांधी रिएक्ट कर रहे हैं बीजेपी के किसी बयान के बाद, और वो उसके तो इस पर सवाल उठता है। अगर बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी हिंदुत्व के खिलाफ हैं, तो राहुल गांधी, वो टाइमिंग की गड़बड़ी है। राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं तो वो मंदिर जाएं, रोजाना जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर रोजाना नहीं जाकर अगर पब्लिक में वो नहीं दिखा रहे हैं अपने रोजाना मंदिर जाने को, एक दिन वो दिखा रहे हैं, तब दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी ने उन पर अटैक किया धर्म को लेकर कि वो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ हैं, तब वो मंदिर जाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो भी उतने ही बड़े हिंदू हैं, तब सवाल उठता है। अगर वो रोजाना इस तरह के एक मामूल हो, एक रूटीन के तहत वो अपने आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी को अगर बता रहे होंगे तो किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई शुभे की बात नहीं होगी। शुभा सिर्फ टाइमिंग को लेकर होता है और सवाल उसी की वजह से उठता है। बिल्कुल ठीक है। राज शर्मा जी क्या कहेंगे? देखिए, डिफेंसिव मोड पर रहती है कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी और दूसरी सेकुलर पार्टियां भी। जब भी हिंदुत्व की बात होती है, जब भी सनातन की बात होती है, जब भी राम मंदिर की बात हुई, चूंकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था 22 जनवरी का, उसका भी बाइकआउट किया गया, तो जाहिर तौर पर बहुत सारी जो है वो बातें होती हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं कि कांग्रेस का रवैया क्यों। और देखिए पिछले कुछ दिनों में, 2-3 महीने में, 22 जनवरी के बाद बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर आए हैं कांग्रेस में, मगर जो बीजेपी में शामिल हुए या जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने एक ही इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी अपना रास्ता भटक गई है, वो हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाती है, वो सनातन को गाली देती है और या सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों, ये रवैया क्यों बना लिया? भाई अगर आप हिंदू हो तो गर्व से कहो ना हिंदू है, तो उसमें कहाँ कोई जो है मतलब डिफेंसिव होने की जरूरत है, कहाँ परेशान होने की जरूरत है? खुर्शीद भाई जी, मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, जय श्री राम, मैं किसी से क्यों डरूं कहने से? बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये तो अभी बाद में चलूंगा, पहले इससे पहले एक बात कह दूं, जो नेता हमारे पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें एक बीमारी है पद की। जिंदगी भर आप ही पद में चलेंगे, जिंदगी भर CWC के मेंबर आप बनेंगे, राज्यसभा सदस्य आप जाएंगे। क्या यूपी से हर व्यक्ति, मैं अपनी पार्टी के लिए कहता हूं कि राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है? अरे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते भाई? जब मुख्यमंत्री बनना चाहोगे तो प्रदेश में मेहनत करनी। हमें सीखना चाहिए। राहुल जी पद यात्रा करते हैं, सोनिया जी बीमार होने के बाद भी मेहनत करती हैं, खड़गे साहब एक उम्र के पड़ाव में आने के बाद भी करते हैं। अगर मैं पद के लालच पे आज मुझे प्रवक्ता पद से हटा दिया जाए तो क्या मुझे छोड़ देनी चाहिए? एक बात याद रखिएगा खुर्शीद भाई, जिंदगी में किसी भी इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं करती। जब जिंदगी में जब भी जंगल में आग लगने की बात चलेगी ना, तो मेरी चिड़िया की तरह गिनती होगी कि जो चोंच से पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। और ये जो छोड़ के जा रहे ना, जिनको एक सम्मान दिया, आज मैं गर्व करता हूं पंडित राज शर्मा को कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम से लोग जानते, लोग। आपने भी मुझे, आपने राज शर्मा को नहीं बुलाया, आपने जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी बुलाया। तो ये तो हुई उनकी बात। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, ना तो सॉफ्ट हिंदुत्व ना हार्ड हिंदुत्व, हिंदुत्व है। बस क्यों नहीं जाऊंगा मैं मंदिर? मेरे मंदिर जाने से खुर्शीद भाई को क्या दिक्कत? खुर्शीद भाई की 5 टाइम की नमाज पढ़ने से पंडित राज शर्मा को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चंद लोग दिक्कत बैठा रहे हैं, चंद, चाहे वो हिंदू तबके से हो चाहे मुसलमान तबके से। मैं बहुत गहराई की बात करता हूं, मैं प्रवक्ता कांग्रेस का हूं, लेकिन अंतःकरण की बातें करता हूं। अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता आते तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछता। दोस्त, मेरा घर 6 घंटे पूजा करने से नहीं चलता है। मेरा बच्चा जिसको मैं अधिकारी बनाना चाहता हूं, वो 8 घंटे पूजा करके नहीं बनेगा, वो 8 घंटा पढ़कर बनेगा। उसको एक विश्वविद्यालय चाहिए जिसका नाम, जिसका स्टेटस वर्ल्ड क्लास का हो। आप गजब की बातें कर रहे हैं। इस देश को मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हैं। क्यों उलझाना चाहते हैं आप? आज मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे आदरणीय मोदी जी, चाहे गृह मंत्री, चाहे योगी जी होते, कहते कि एक विश्वविद्यालय बनाया जो ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को टक्कर देता है, एक इंटर कॉलेज हुआ जो वर्ल्ड क्लास में टक्कर देता है। क्यों नहीं कह रही है? पता क्यों नहीं कह रहे खुर्शीद भाई? मेरे जैसे आदमी का एक बाल मर चुका है,
हम देख रहे हैं कि एक विधायक समाजवादी पार्टी से चुना गया और 40 भी नहीं हुआ। अरे उस विधायक का 40 तो हो जाता, उससे पहले इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी ने उसको ले लिया, फिर उसको चुनाव लड़ाया, फिर वो हार गया। कितनी शर्म की बात है आप और मेरे लिए, जिसने उसे वोट दिया होगा उसे फिर मंत्री बना दिया है, ठीक है, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या करोगे आप बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश को बढ़ाने के लिए छोड़ दो सबको, सब आप अपनी नमाज पढ़ें, मैं अपनी पूजा पाठ करूं। मैं 9 दुर्गे होंगे, 9 दुर्गे रखता हूं और चैलेंज करता हूं किसी प्रवक्ता को बुलाना, पूजा पे डिबेट कराना, उस दिन उसे अपनी आत्मा की आवाज से नफरत हो जाएगी। मेरे जैसा व्यक्ति भी तो है, मैं डेली पूजा जाता हूं पर फोटो नहीं खिंचाता। मैं अपनी मां के पैर छूता था, मैंने अपनी मां को कोरोना में गले लगाया, बस अफसोस की फोटो नहीं खिंचाई। क्यों देश को बर्बाद कर रहे? और आप लोगों का दायित्व बनता है, मैं खुर्शीद भाई कहता हूं, आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ। मैं आप कुछ लोग हैं जो उनको समझाइए कि आप लोग आए और देश को बचाने वाले लोगों की जमात में खड़े हो जाएं। जब आपके और मेरे नोनियाल चर्चा करेंगे ना कि पापा अब्बा जब देश बर्बाद हो रहा था तो क्या कर रहे थे, तो गर्व से कह सकते हो कि जब देश बर्बाद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी, योगी, गृह मंत्री, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बर्बाद कर रही थी, जब हम देश को बचाने के लिए रोड पे संघर्ष कर रहे। इसलिए मैं कहता हूं कोई नहीं हिंदू, अरे मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप मुस्लिम कम्युनिटी के, मुझे बताओ 10 गिना दो, अच्छा किसने मंदिर का वो करा? और लोग अच्छी तरह जानते नहीं, कोर्ट ने डिसीजन, ठीक है, कोर्ट का फैसला था, सबने एक्सेप्ट किया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबने जब फैसला आया था 19 में तब भी एक्सेप्ट किया, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी उसको एक्सेप्ट किया, चूंकि कोर्ट का फैसला था, उसके मुताबिक बना। ठीक है भाई, मगर सवाल तो वही है ना। देखिए आप मेरे सवाल के को मतलब थोड़ा सा घुमा करके आपने जवाब दिया है। सवाल वही है भाई, कोर्ट का फैसला था, जो है दावतनामा मिला था समाजवादी पार्टी को भी, दावतनामा मिला था कांग्रेस को भी, दावतनामा मिला था आरजेडी को भी, जो सेकुलर पार्टियां हैं। तो फिर वो मेरा वही सवाल है, मैं उस पर ही आ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं मिला कि भाई जब हैं तो हैं, उसमें फिर डरने की क्या ज़रूरत है। और कोर्ट का फैसला था, मगर ये कह दिया गया कि साहब उसको तो बीजेपी बनवा रही है, हम इसलिए नहीं जाएंगे। राकेश सिंह जी कोई जवाब देना चाहेंगे इस मसले पर कि ये जो बातें हो रही हैं आज, और लगातार बात वही मंदिर की हो रही है, डेवलपमेंट के मुद्दों की बात नहीं होगी, बेरोजगारी कितनी है उसकी बात नहीं होगी, या कितना काम, चलो बहुत सारा काम कराया, जैसे अखिलेश जी कह रहे थे 2017 में कि काम बोलता है, उन्होंने काम गिनाए, मतलब कितने हाईवेज बनवाए, कितने जो है वो पार्क बनवाए, कितनी बाकी चीज़ें काम कराई, और पावर हाउस बनवाए, वो बताते थे अपना काम। वो शायद उन्होंने कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं की। तो बीजेपी की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो फिर आकर के टिकती मंदिर पर ही है, और उसका नुकसान जाहिर तौर पर फिर वो होता है आप जैसी सेकुलर पार्टियों को। खुर्शीद भाई देखिए, बीजेपी के डीएनए में है, हाँ, और उसे हम अपेक्षा करेंगे कि इन चीजों की बात ना करे तो खत्म हो जाएगी, करती रहेगी। लेकिन भारत की जनता जवाब देती है। मैं आपको उदाहरण के साथ दिखाता हूँ। 1992 में इन लोगों ने विवादित स्ट्रक्चर को गिरा दिया है। और 2 तरीके के दावे थे विवादित स्ट्रक्चर, मुसलमानों का अपना दावा था, हिंदुओं का अपना दावा था। इस समय गिराया तो उसमें पूजा चल रही थी, मतलब कि वो हिंदुओं का भी पूजा का स्थान था, और इन लोगों ने गिरा दिया उसको। गिराने के बाद प्रदेश की सरकार भी खत्म हो गई, अयोध्या के आसपास ये कहीं जीत के नहीं आए, केंद्र सरकार भी गिर गई। तो भारतीय जनमानस को समझना पड़ेगा, उन्माद थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जब उसको हम राजनीतिक परिणाम में देखते हैं तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। अच्छा, अगर हम बार बार योगी ने कह दिया मंदिर, मैं जानता हूँ योगी का इससे आगे ज्ञान भी नहीं है, तो मंदिर अगर कह दिया, मैं मंदिर को हम खुद इशू बना के उसकी हवन में स्वाहा करने लग गए तो उसको फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको इन मुद्दों को, क्योंकि इसके सिवा तो कोई मुद्दे नहीं है, किसी प्रकार से मुद्दे नहीं है, तो अगर इस मुद्दे को हम उस हवन में आहुति देने लग जाएंगे तो उनको फायदा मिलने लगता है। हमको इस मुद्दे से परहेज करना चाहिए। हमको मुद्दे क्या उठाना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, नारी सुरक्षा, शिक्षा, विकास। बात ठीक है, तो मगर देखिए मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है, और अगर चीफ मिनिस्टर किसी बयान को दे रहे हैं तो लोगों को समझाना जरूरी है कि देखिए ये मुद्दे से भटक रहे हैं, तो ये तो आईना दिखाना भी जरूरी है ना सरकार को कि भाई आप मुद्दे की बात करो, आप क्या मंदिर करते रहते हो सुबह से शाम तक।
और तो ये तो मेरा ख्याल कि कहीं ना कहीं आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे, बात नहीं होगी तो फिर बात बनेगी भी नहीं। बात तो उठाना बेहद ज़रूरी है। ठीक बात है। और फिर बात आई कि समाजवादी के हम डर जाते हैं, इसका हाँ। भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 1990 में इन लोगों ने कहा कि हम विवादित स्ट्रक्चर को गिराएंगे। विवादित स्ट्रक्चर पे स्टे था हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का, और हम लोग एकदम खूंटा गाड़ दिया, चिड़िया का पर नहीं मारने देंगे, और नहीं मारने दिया हम लोगों ने। डरते नहीं है। इन मादी ताकतों का जीवन बहुत थोड़ा सा होता है, डरते नहीं। किसी भी मुद्दे पे जब ये उन्मादी बातें करते हैं तो डरते नहीं। पहले तो हम अवॉइड करते हैं उन्मादी बातों का, लेकिन अगर ये करते हैं तो हम उससे भी लड़ते हैं। और रही बात धार्मिक मुद्दों की, तो जैसे राज शर्मा जी ने कहा, इस भारत देश में सबको धर्म मानने की छूट रही है। अगर हम पौराणिक इतिहास में जाएं तो एक महर्षि चारवाक हुआ करते थे, वो वेदों के, भगवान के, सब चीज के विरोधी हुआ करते थे, लेकिन भारत देश उनको महर्षि कहता था। संत कबीर दास हुआ करते थे, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं। उनका बहुत बड़ी फॉलोइंग है कबीर पंथियों की। ये कैरेक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता। अब इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो पेरेंट कंपनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो हिंदुत्व को भी पसंद नहीं कर सकती है। इसलिए जो शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं सनातन, ऐसा शब्द धर्म के लिए भारत में कभी भी नहीं आता है। सनातन एक एडजेक्टिव शब्द है। वो सनातन धर्म इस्लाम भी है, सनातन धर्म यहूदी भी है, सनातन धर्म ईसाईयत भी है। सनातन एडजेक्टिव है जो कॉन्टिन्यूअस, पेरेनियल, चलने वाला, लगातार चलने वाला। अब उन्होंने हिंदू धर्म का नाम बदलने की एक प्रतिज्ञा ली हुई है। हाँ। और हिंदू धर्म का नाम प्रतिज्ञा लेके बदल के उसको आरएसएस का केंद्र बनाना चाहते हैं कि आरएसएस के नागपुर में लेके जाएंगे। अब क्या करते हैं, उनके ग्रिप में लोग फंसते चले जाते हैं। पहले इन्होंने वैदिक धर्म का नाम बदला, हिंदू धर्म, उसका नाम बदल के सनातन धर्म कर दिया मोदी ने। मोदी ऐसे हो गए हैं, अगर ये सनातन धर्म के नाम पे ही लोगों को उन्माद फैलाते हैं तो सबसे ज्यादा सनातन धर्म अगर कह ले, या जो मैं हिंदू धर्म कहता हूँ, तो बेइज्जत इन्होंने किया। प्रभु श्री राम को अभय संतान बताते हैं, माता सीता को तेजस्वी देवी बताते हैं, हनुमान जी को दलित बताते हैं। नरेंद्र मोदी जाके खुद बन जाते हैं विष्णु जी, दूसरे से कहलवाते हैं मैं विष्णु जी हूँ। अगर हिंदू धर्म का अपमान सबसे ज्यादा किया है तो भारतीय जनता पार्टी देखी। ठीक है खालिद रजा खान साहब, देखिए चूंकि चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें जो हैं अभी और आना बाकी हैं। अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो मतलब ये सब शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने अपनी अपनी लिस्ट बना रखी है, फहरिस्त बना रखी है कि फला सूबे के अंदर इतनी मस्जिदें हैं जो मंदिर थी, पहले मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संगठन हैं, और उन संगठनों का काम, ज़्यादातर का काम जो है वो मीडिया के सामने आकर के मतलब जो है वो उल्टी सीधी बयानबाजी करना है, और कम्युनिटियों के बीच में, दो अलग अलग यानी समाजों के बीच में, दो धर्म के लोगों के बीच में जो है वो दूरी बढ़ाना है, एक तरीके से मतलब दूरी पैदा करना है। ठीक है साहब, तो जब कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान देता है या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जिम्मेदार आदमी, आपको लगता है कि वो ऐसी तंजीमों को, ऐसे संगठनों को और ज़्यादा हवा देता है और उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करता है, और अल्टीमेटली नुकसान फिर समाज का ही होता है? देखिए, जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कहते हैं, हाँ। जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो आपने कहा कि लिस्ट बनाती हैं और लिस्ट बना करके समाज में इसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए उसको सर्कुलेट कर रही हैं और लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं। और कुल मिलाकर ये डिबेट है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो उसको हिंदुत्व को बचाना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है लॉजिकली कि ये तमाम, और जो बड़े नेता हैं, बड़े जो लीडर्स हैं पार्टियों के, वो ऐसे मामलों पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, फिर उनका कोई रद्द-ए-अमल, कोई बयान नहीं आता है। यानी उनका एक साइलेंट सपोर्ट रहता है जो भी कैंपेन इस तरह का चल रहा है समाज को बांटने का। और हिंदुत्व जहाँ तक खतरे में की बात है, तो हिंदुत्व खतरे में कैसे हो सकता है जिस मुल्क में, जिस देश में तकरीबन 85%, 84-85% हिंदू हों, उस मुल्क में हिंदुत्व खतरे में कैसे आ सकता है? और ख़ास तौर से जो प्रोजेक्शन की कोशिश की जाती है कि हिंदुत्व को ख़तरा किससे है, तो मुसलमानों से है, इस्लाम से है। जो
14-15% आबादी वाले लोग हैं, वो पूरे 85% लोगों के लिए या उनके धर्म के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं, ये लॉजिकली समझ में नहीं आता है। ये कैंपेन चलाने के पीछे सवाए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है, एक ख़ास तबके को अपनी हुकूमत में खुद को लाने के लिए इस तरह का कैंपेन चलाना कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व कतई खतरे में नहीं है। हिंदू धर्म न कभी खतरे में था, न आज है, और न ही इस्लाम खतरे में है। ये कोई धर्म खतरे में नहीं है कतई। पर कुछ लोगों की सियासत, कुछ लोगों के कारोबार जरूर खतरे में होते हैं। हाँ, कारोबार लोगों के अपना पॉलिटिकल जो एम्बिशन है वो खतरे में है, या जो पॉलिटिकल एम्बिशन के तहत बहुत सारे जो उनकी प्लानिंग होती है वो खतरे में है। तो कुल मिलाकर और इस तरह से जो कैंपेन चलाया जाए कि इतनी उन रियासतों में, उन शहरों में इतनी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, तो लॉजिकली लोगों को समझाने की ज़रूरत है, तमाम अपोजिशन पार्टियों और इंटेलेक्चुअल्स को भी, कि जब मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत थी, अगर वो वाकई चंद गिने चुने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना रहे थे तो उनके पास तो पावर था, वो चाहते तो तमाम मंदिरों को मिसमार कर देते। तो वो हिंदू धर्म जो बचा हुआ था, जो उनके साथ जो लोग हिंदू थे वो उनको क्यों साथ ला रहे थे, उनकी वजारत में उनके सिपा सालार वो सब हिंदू क्यों हो रहे थे, उनको अपनी टीम में, अपने कैबिनेट में रखने के बावजूद वो मंदिर भी तोड़ रहे थे। तो ये लॉजिकली बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता है। और इस तरह से ये इस तरह का जो इस कैंपेन है, जो विशियस कैंपेन है, वो चला करके पॉलिटिकल एम्बिशन हासिल करना, ये सिर्फ समाज के लिए या मुसलमानों के लिए ख़तरनाक नहीं है कि वो सिर्फ हाशिए पर चले जाएंगे। ये कुल मिलाकर पूरे देश के लिए, पूरी आवाम के लिए नहायत ही ख़तरनाक है, मुल्क के एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरनाक है। इसलिए ये हम लोगों के लिए फ़िक्र की बात है कि मुल्क की सालमियत को, इसकी बका के लिए हम लोग कैसे फ़िक्रमंदी से काम लें, क्या स्टेप्स उठाएं, क्योंकि ये तो मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डालने वाली बात है, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें यह समझ में आ रहा है कि इससे मुल्क जो है वो बंट रहा है, मुल्क का वो समाज बंट रहा है, लोग बंट रहे हैं, लोगों की जहनियत बंट रही है। ये कहीं ना कहीं जाकर ये जहर जो है वो एक शक्ल इख्तियार ज़रूर करेगा देर सवेर। राज शर्मा जी, बहुत सारी देखिए बातें हो रही हैं और बीजेपी के जो नुमाइंदा हैं जिनको जुड़ना था वो अभी तक नहीं जुड़ पाए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मगर क्या ये जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, क्या ये कम्युनल एजेंडे पर ही आगे बढ़ेंगे? ये सेट हो चुका है, ये जो है तैयारी हो चुकी है सामने वाली पार्टी की तरफ से, ऐसा क्या मान करके बैठे हैं आप? खुर्शीद भाई, मुझे शर्म आती है। सरकार में एक कहावत है, जहां पे आप ताकतवर होते हैं वहां पे सर झुका के चलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बदतमीजी है कि बुलाने के बाद नहीं आए, और दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास, उनको पता होता है कि जवाब नहीं, तो वो लिखी फिकी अपनी एक पॉकेट डायरी लेके चलते हैं, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। जब राम मंदिर से जीत रहे हैं तो क्या है? मैं कहता हूं जाइए, मैं बहुत से लोग ऐसे बता दूंगा, इन्होंने टिकट दिया है, इन्होंने कंगना रावत जी को टिकट दिया है, वो तो मैंने उनका कहीं देखा है कि उनके प्रेस में, पेपर में निकला है कि मैं बीफ खाती हूं। लानत है, लोगों को ये समझना चाहिए, लोग ये जाने। और मैं कहता हूं हमारे विपक्ष, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को भी जानना चाहिए, हमें किस बात का डर है भाई? अरे किस बात का है? मैं 9 दुर्गों में 9 दुर्गे पूरे रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को उसकी अच्छाइयां बताऊंगा, उसके पापों को गिनाऊंगा। खुर्शीद भाई, गलतियां कुछ आप, फिर मैं कह दूंगा तो ये पराई हो जाएगी ये बात। मैं कह रहा हूं कुछ हिंदू धर्म के पंडित और मौलवी लोग सुधर जाएं, टीवी पे आके बड़बड़ बोल जाते हैं। और एक और बात है, आदमी पढ़ने से नहीं सीखता, सुनने से जल्दी ग्रेस्पिंग पावर होती है उसकी। आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, पब्लिक वही समझ रही है। और योगी जी हो या अमित शाह जी हो, चाहे मेरे बाहुबली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो, वो क्यों काम करें? अरे क्यों नहीं कहते भाई? कहें कि आईआईटी बॉम्बे में 100% लोगों को सर्विस मिली, तो मैं पूछूंगा सिर्फ 36 को मिली, 36% को। कहें कि हमने रोजगार दे दिया, तो मैं गिनाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 50% वैकेंसियां रेगुलर पोस्ट की खाली हैं। लेकिन वो क्यों करें ऐसे, जब उन्हें पता है मंदिर मस्जिद की गोटी खेल के सत्ता बना लेंगे? ये फर्ज हमारा है, हम यहाँ 4 लोग बैठे, ये फर्ज हमारा है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये इसको साधारण किसान, साधारण छात्र नहीं समझता। हमें, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, मुझे बताइए आप, मुख्तार अंसारी का चर्चा चल रहा था, लोगों ने क्यों चुना उन्हें? मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, वो हमसे कहने लगे कि कांग्रेस उसको कह रही, सपा कह रही।
मैंने भी एक वादा कर लिया और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब जिस दिन सत्र चलेगा मैं देखता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्तार अंसारी जी को माननीय विधायक कह के नहीं संबोधित करती। अगर वो माननीय नहीं करेगी तब मैं उसे अपराधी कहने लगूंगा। सपा ने टिकट दे दिया, जिताया किसने? पब्लिक ने। बिल्कुल सही। क्या पब्लिक डर गई थी? झूठ बनाया जा रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब करी जा रही है। 18 साल का बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए उसको पन्ना प्रमुख बना रहे हो। 22, 23, 24, 25 साल के लड़के को जिसको रोजगार चाहिए उसे अग्निवीर में भर्ती करके एक्स सर्विसमैन करा रहे हो। क्या अमित शाह जी अपने लड़के को भेजेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार के किसी बच्चे को अग्निवीर में भेजेंगे? क्या मेरे देश का गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या वो अपने किसी रिश्तेदार को अग्निवीर में भेजेंगे? और से भाई, इस देश को बचाओ, इस देश को, मेरी आवाज जो जनता सुन रही होगी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की हैसियत से जरूर बैठाऊंगा, लेकिन मैं एक हिंदुस्तान का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। मैं प्रोडक्टिव हूं, मेरा दुखी है मन। छोटे छोटे बच्चे 18 साल के पन्ना प्रमुख बना दिए। मैंने नौकरी मत करो। सरस्वती शिशु मंदिर गांव में खोल दिए, 4000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं, और आप और हम क्या कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद की बहस में अड़े हैं। ठीक है, आप करिए, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सपा के प्रवक्ता भी बैठे, एक तो गलतियां हमसे हो रही, ये सिखाएंगे हमें सनातन धर्म, ये बताएंगे असली हिंदू है। असली हिंदू वो होता है जो अपने परिवार को पालता है। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले आप, खुर्शीद भाई, पहले आप अपने घर को प्यार करिए, तब मुझसे आई लव यू कहने के हकदार होते हो। आप कोई काम ही नहीं कर रहे। बस आपका क्या काम है? घंटी बजा दी, झूठी झूठी फोटो खींच दी और वीडियो में डाल दिया। इसको बचाओ। क्यों नहीं बोलते कि आईआईटी बना दिए जी, एम्स में नहीं है? और एक और बात कहना चाहता हूं खुर्शीद भाई, सनातन धर्म की जब बात आती है, ऋषिकेश हरिद्वार मेरा श्रद्धा का शहर है, हर हर महादेव का शहर है, गंगा का शहर है। शराब की दुकानें खोल दी इन्होंने वहां पे। व्यापार करना जरूरी था। और एक और बात कहना चाहता हूं, वृंदावन में कुछ मंदिर हैं, वहां के पुजारियों के लिए वहां उन्होंने फंड रिलीज नहीं करा। ये बात क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? यह आपका दायित्व है। ठीक है, आप पूछिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपका काम है भाई। इस देश को बचा लो। अगर कोई थोड़ा सा दूसरे मीडिया जो सुन रहा है, मैं उनसे निवेदन करा, इस देश को बचाओ, इस देश को बचाओ। ये देश आप लोगों की तरफ देख रहा है। ठीक है। वरना रवींद्र सिंह जी, ये देश में रहने लग नहीं रहा। बिल्कुल रवींद्र सिंह जी, देखिए बात फिर वही आ रही है, चूंकि बीजेपी के लीडर हैं नहीं तो उनको जवाब देने थे, तो जाहिर तौर पर वो आज जवाब देने से बच रहे हैं, हमारे सवालों से बच रहे हैं, आपके सवालों से बच रहे हैं। आपकी मतलब जो बयान होंगे, आपकी जो बातें होंगी, उनसे वो कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहे हैं और उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। मगर मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए यात्रा उसने निकाली और पीडीए फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ रही है। हालांकि पल्लवी पटेल जो है अभी 2-4 दिन पहले ही वो अलग हो गई और वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर के उन्होंने भी शायद पीडीएम करके कुछ बनाया है। मगर मैं पीडीए पर आ रहा हूँ। पीडीए जो है एक मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने इसको चलाया, यात्राओं के माध्यम से भी, और अलग अलग जो है वो लोगों के बीच गए और आगे बढ़ने की बात की। मगर एक तरफ तो पीडीए है, दूसरी तरफ फिर वही मंदिर आ गए, दूसरी तरफ वही कम्युनल एजेंडा आ गया। तो ऐसे में ये मुकाबला जो है वो कितना दिलचस्प होने वाला है और इसको आप कैसे देखते हैं? खुर्शीद जी, पहले कम्युनल एजेंडे का कारण समझिए कि वैसे तो उनके डीएनए में है, लेकिन वर्तमान कारण में बता रहा हूं जी। 28 राज्य हैं, केवल 9 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जी। 9 राज्य छोड़ के सब जगह विपक्ष जीती। इसमें से 7 राज्य उन्होंने ऑपरेशन लोटस से खत्म कर दिया। इसका मतलब उनका कोई वजूद नहीं है। अगर आप राज्य स्तर पे जाके देखते हैं तो देखिए इसका परिणाम भी झलकता है। कैसे झलकता है? अभी इन्होंने 460 सीटें घोषित की। 460 सीटें घोषित करते हैं, उसमें अपने 101 सांसदों का टिकट काट देते हैं। तो निश्चित रूप से अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मालूम है कि जनता वहां की उनके सांसदों से संतुष्ट नहीं है। जरा इसको और थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व कर ले तो देखते हैं कि दिल्ली में 7 सांसद से 6 का टिकट काट दिया।
कर्नाटक में 25 सांसद थे, 12 का टिकट काट दिया। उत्तराखंड में 5 सांसद थे, 2 का काट दिया। असम जहां उन्माद का केंद्र बना हुआ है, 9 सांसद थे, 5 का टिकट काट दिया। तो इनके कार्य, ये जनहित में कोई कार्य नहीं कर पाए हैं और वैश्विक स्तर पे भारत इस समय बहुत खराब स्थिति में है। पर मैं सर, हाँ, मैं बात वहीं से शुरू कीजिएगा, पर मैं आपको टोकता हूँ। देखिए, ये टिकट काटने का मसला है, ये तो अगर आप देखें, जब वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन हो रहे थे पिछले दिनों, तो ममता बनर्जी ने मतलब एक बड़ी तादाद में टिकट काट दिए थे और ये माना जा रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्या मतलब नाराज़गी है या क्या है। मगर वो स्ट्रेटजी होगी पार्टी की, और वो जो है एक सर्वे भी कराते हैं, मतलब अलग अलग एजेंसी के थ्रू। राजस्थान में रिपीट किए हैं सारे टिकट्स, कांग्रेस ने रिपीट किए थे, और तमाम लोगों ने कहा, जितने भी मतलब जो है सियासत को समझने वाले हैं, उन्होंने तमाम ने ये कहा था कि अशोक गहलोत जो है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत वेलफेयर की स्कीम्स चलाई हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं, मगर टिकट जो है वो रिपीट कर दिए। लोग सरकार से नाराज़ नहीं हैं, गहलोत से नाराज़ नहीं हैं, एमएलए से नाराज़ थे, और नतीजा ये हुआ कि वो 70 पर आकर टिक गए। तो टिकट काटना मतलब इस बात की कहाँ मतलब ये है निशानदेही कि भाई अगर वो टिकट काट रहे हैं तो इसका मतलब वो हार रहे हैं या बहुत कमज़ोर हो गए। तो सर्वे आया होगा, कोई सर्वे कराया होगा, हर पार्टी सर्वे कराती है, उसी के बिना पर फिर वो जो है वो टिकट देती है या टिकट काट दी है। आपकी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे जो है टिकट काटे हैं। तो खुर्शीद जी, इसका उत्तर आपने खुद ही दे दिया। हाँ, कि जो टिकट काट रहे हैं तो सर्वे में ऐसा आया होगा कि उन लोगों ने काम नहीं किया। हाँ, काम नहीं किया है तो पार्टी के मुखिया की जिम्मेदारी भी बनती है, काम तो नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टिकट इस प्रकार से काट रहे हैं, इस पर उनको ये मालूम है कि उस क्षेत्र में हमारी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ऊंचे स्तर पे है जी। तो जब ऐसा मुद्दा आता है तो एक कम्युनल मोड लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कर्नाटक में करीब करीब 2 साल तक कम्युनल मोड में रही भारतीय जनता जी। कभी हिजाब पे विवाद किया, कभी किसी चीज पे विवाद किया, कभी अजान पढ़ने पे विवाद किया। तो विवाद का अंत किया मोदी जी ने 3 दिन तक बजरंगबली के नाम पर। इसके परिणाम क्या है? तो भारतीय जो वोटर है वो समझदार है। तो जब कर्नाटक का 2 साल का उन्माद राजनीतिक फायदे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कन्वर्ट होता है, तो ये मान के चलिए कि उन्माद की लाइफ थी। अगर लाइफ उन्माद की ना रही होती तो इनको 2019 में पुलवामा जैसा कांड नहीं कराना पड़ता। 2019 में भी इनको लग गया था कि उन्माद के बल पे नहीं जीतेंगे, तो पुलवामा जैसा कांड कराना पड़ा। इस बार चूंकि जनता पर ये मेरा ख्याल के ये चूंकि बीजेपी का कोई लीडर है नहीं, उनको जवाब देना था इस मसले को, मेरा ख्याल के ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है, चूंकि बीजेपी का होना यहाँ ज़रूरी है पुलवामा के मसले को उठाने के लिए। ये एक ऐसा टेक्निकल इशू है जिस पर ज़्यादा कहना बोलना मेरा ख्याल के वो ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ जी। अब आते हैं जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं। हाँ, अगर आप मोदी जी का देखिएगा और किसी भी स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी को, तो अपने भाषण में ना तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता है, ना एनडीए गठबंधन का नाम लेता है, खाली मोदी 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 कहता है। मोदी जी अभी मेरठ में आए थे, करीब करीब उन्होंने 45 मिनट का भाषण दिया, उन्होंने स्वयं नहीं नाम लिया, केवल अपने नाम से ही मोदी मोदी कहते रहे। हाँ। इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि घर जाइए और मोदी प्रणाम कहिए। मतलब आप अभिवादन का जो तरीका भारत में वो भी बदलेंगे। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीजल की बढ़ती हुई कीमत से, डीजल की कीमत बढ़ती है तो किसान पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, मध्यम स्तर जो व्यापारी हमारे मर गए जीएसटी के कारण, इससे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिर एक काला कानून है भूमि अधिग्रहण का। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण हुए, लेकिन किसी भी मामले का निपटारा नहीं कर पाए और किसान लगातार उस मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया का एक बड़ा सेक्टर उनके चंगुल में फंसा हुआ है, तो उस चीज को नहीं दिखा पाता। क्योंकि मुद्दा जो बनता है, मीडिया जब दिखाता है तो स्थानीय लोग या पूरे भारत के लोग समझते हैं, तब उसको मुद्दा बनाते हैं। तो ये मुद्दा बनाने में रोक रहे हैं, लेकिन हार पे हार मिलती चली है। बिल्कुल ठीक है। खालिद रजा खान साहब, चूंकि वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, चूंकि अभी तो ये शुरुआत है, आपको लगता है कि ये इसी राह पर आगे बढ़ेंगे या कोई काम की बात भी होगी? चूंकि काम की बात होना बेहद ज़रूरी है। जो बेरोज़गार हैं उनका जिक्र होना या उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना भी बेहद ज़रूरी है। महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, चूँकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है वो बड़ी चौंकाने वाली होती है, और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत अच्छे जो हैं वो आंकड़े नहीं थे, बहुत चौंकाने वाले थे और मतलब बड़े ख़तरनाक आंकड़े थे।
देश की दारुल हुकूमत राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, उन इश्यूज़ के ऊपर बात क्यों नहीं होती गंभीरता से, संजीदगी से? क्या आम लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, जो पब्लिक है, वो उन मुद्दों में उतनी रुचि नहीं रखती? उन्हें मतलब नहीं है, ठीक है भाई पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, इलेक्शन के वक्त 2 रुपये कम कर दिए, सिलेंडर पर 150-200 रुपये कम कर दिए तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते, या फिर मजबूरी में फिर वो भी वही बात करते हैं, वही मंदिर की, वही मस्जिद की, वही मुसलमान की, वही पाकिस्तान की? देखिए, आवाम है अक्लमंद, आवाम है सेंसिटिव भी, जी। लेकिन आवाम के सामने मुद्दों को उलझा दिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात महंगाई की जो आप बोल रहे हैं, महंगाई की होनी चाहिए, बेरोजगारी को कैसे एड्रेस किया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर होनी चाहिए और कितनी दूर हुई पिछले 10 सालों में, इन सब पर बात होनी चाहिए। तो उस वक्त फ़ौरन कोई ऐसा मामला मुल्कगीर सतह पर ला दिया जाता है कि आवाम की कई का जो फौरन जहन भटका दिया जाता है। जी, उसका जहन भटका दिया जाता है, उस जहन उलझ जाता है उसमें। फिर आवाम अगर या फिर अपोजिशन पार्टी कोशिश करती है कि फिर से ट्रैक पर बेरोजगारी और महंगाई वगैरह के मुद्दों को लाया जाए, तो फिर कोई दूसरा ऐसा वाक़या हो जाता है या कोई ऐसा बयान कंट्रोवर्शियल आ जाता है किसी लीडर का कि फिर से जो जहन है वो भटक जाता है। तो मुसलसल ये सिलसिला जैसे जैसे अब इलेक्शन करीब आएगा और वैसे वैसे इस तरह के वाक़यात और बढ़ते जाएंगे। लोग सोचेंगे ज़रूर उस डायरेक्शन में, लेकिन फिर उनके फिर वापस वही आ जाते हैं, वो वहीं घूम आ फिर के। जाते हैं। हाँ। तो कुछ या तो कोई बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठा दिए जाएंगे, कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दिए जाएंगे, जो बिल्कुल धार्मिक मामला ऐसा है कि बिल्कुल वो क्या बोलें कि वो एक धर्म एक अफीम की तरह जो हाँ, यही कहा जाता है कि बोल गए हैं, हाँ, हाँ। वो बिल्कुल सच है कि वो इस तरह से काम करने लगता है कि धर्म का मुद्दा जब सामने आता है तो अवाम फिर उसमें उलझ ज्यादा जज्बाती हो जाएगा इंसान। जज्बाती बिल्कुल, जज्बाती होने के बाद जो है फिर उसको कुछ नहीं दिखता, ना डेवलपमेंट दिखता, ना महंगाई दिखती, ना सुरक्षा दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, कुछ दिखता ही नहीं है। क्या फाइनल कमेंट्स होंगे राज शर्मा साहब आपके? चूंकि देखिए ये बड़ा मतलब जो है अहम वक्त है, बहुत संजीदगी से आगे बढ़ना है, मगर अगर कम्युनल एजेंडा रहा, अगर बात वही मुसलमानों की होगी, पाकिस्तान की या मंदिर मस्जिद की, तो जाहिर तौर पर वो जहन भटकता है लोगों का। फिर वो उसको लगता है कि नहीं साहब, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से जो है ये मंदिर निकल जाए या मेरे हाथ से जो है वो फला चीज़ निकल जाए, तो फिर वो उलझ करके रह जाता है उसी में ही। तो किस तरीके से जो है वो फाइनल कमेंट्स आपके रहेंगे? क्या कुछ जो है वो पब्लिक से आप अपील भी करना चाहेंगे इस मौके पर? मैं एक बात कहूँगा जी, हो सकता है मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, जी। इस सरकार ने फ्री का डाटा देके हाँ। मुझ जैसे साधारण इंसान को 30 सेकंड की मेमोरी में उलझा दिया। बिल्कुल सही। जब तक इस देश में डाटा फ्री खत्म नहीं होगा, देश के बारे में मेरा जैसा इंसान सोचना बंद नहीं करेगा। अब क्या, अब तो दिन भर अगर बाप बेटा बेटी माँ बैठे हैं, वो सब आपस में मोबाइल पे ही टिके हुए हैं। पिताजी को बेटा देख रहा है तो घूर के देख रहा है, जब फोन में देख रहा है तो मुस्कुरा के देख रहा है। तो ये डाटा, हकीकत है, ये डाटा जब तक फ्री चलेगा, देश का जो नौजवान है वो कभी देश के बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने युवा लोगों से करता हूं कि आप डाटा फ्री हो ना हो ये तो चलो बात अलग हुई, लेकिन देश के बारे में सोचो, क्योंकि आने वाला टाइम मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। बिल्कुल ठीक है, चूंकि बहुत झूठ फैलाया जा रहा है इस पर भी, ये भी सच्चाई है। फाइनल कमेंट्स रविंद्र सिंह जी क्या होंगे आपके? किस तरीके से जो है वो तमाम चीजें, जैसे पीडीए मैंने कहा, पीडीए तो है वो कितना असरदार होगा ये बड़ा सवाल है। तो किस तरीके से उन तमाम मुद्दों से जहां कम्युनलिज्म है, कैसे जो है वो निपटा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, कम्युनलिज्म से निपटने का ही तरीका पीडीए। जी, पीडीए की बात करते हैं तो उसमें किसी जाति धर्म मजहब की बात तो आती है, लेकिन एक बात समझिए, आज की जनता का या भारत की जो अस्मिता है उसको समझने का प्रयास करिए। 2019 में भी नहीं जीते थे, लेकिन एक चीज आप बोलने से रोक रहे हैं तो मैं रुक रहा हूँ उस पे। ठीक है। और उसी प्रकार से 2024 में अब ये जो चला था, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि जज्बाती कर देते थे लोगों को, अब जज्बाती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 10 साल में देख लिए, अगर जज्बात चल रहा होता तो ये लोग हर जगह पे 28 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, तो जज्बात नहीं चलेगा। और ये असल मुद्दों पर ही असल में बात होनी चाहिए। ये वक्त अभी मंदिर मस्जिद की बातें नहीं इसमें होनी चाहिए, इस वक्त डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और जो अवाम है इस मुल्क की, जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का, नौजवान है,
जो भविष्य हैं उनके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, संजीदगी से बात होनी चाहिए। बहरहाल इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। बीजेपी के लीडर को यहाँ होना चाहिए था मगर वो नहीं आए। बहुत सारे सवाल थे जो उनसे होने थे, वो नहीं आए, वो बचे। उसकी वजह भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे यहीं पर। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पुटिन को दीजिए इजाज़त। आदाब।